नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिन कुमार परेवा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट श्री सामराजी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया, जिला चित्तौड़गढ़। अभी मैं हाल ही में 2020 वाले बैच में अपॉइंट हुआ हूँ और जब से ये 2023 आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया तब से लगातार मेरे पास फ़ोन मैसेज आ रहे हैं इंटरव्यू के गाइडेंस के लिए। तो मेरे लिए बहुत टिपिकल है कि मैं इंडिविजुअल लेके कोई समझा पाऊँ। तो मैं एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने किया था इंटरव्यू के दौरान, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको बता सकूँ। फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको कुछ डाउट रहते हैं, आपकी कुछ क्वेरी होती है, तो आप वीडियो पर कमेंट कर देना, मैं वहीं आपको रिप्लाई दे दूँगा। देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, और जो आप करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स डीएफ में भर के भेजना है, वो सब आप करें अपने स्तर पर और जल्दी से जल्दी करें। लास्ट डेट से पहले करें, लास्ट डेट का वेट ना करें। हो सके तो खुद ही जाके देके आएँ, और अगर आप ज़्यादा दूर हैं तो आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू पे आता हूँ। सबसे पहला मैं ड्रेसिंग सेंस पे आता हूँ। ड्रेस आपकी ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं और ज़्यादा, मतलब बिल्कुल एक कैजुअल होनी चाहिए। जो मेरा ड्रेस कोड था वो था ब्लैक पैंट, स्काई ब्लू शर्ट और फॉर्मल शूज ब्लैक। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जो आपकी शर्ट है वो लाइट कलर में हो और जो आपकी पैंट है वो डार्क में हो और बिल्कुल फॉर्मल होने चाहिए। सेकंड चीज़ जो ये है कि आपको कॉन्फिडेंट फुल रहना है। बस सारा का सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। नो डाउट आप में नॉलेज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप इंटरव्यू तक पहुँचे तो इसका मतलब आप में सब्जेक्ट का आपको ज्ञान है, आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आप इंटरव्यू तक आप पहुँचे हैं। तो ध्यान रखें कि कॉन्फिडेंट रहना है हर हाल में, किसी भी हाल में। हो सकता है कुछ समस्या आए, कुछ हम ना बता पाएँ, तो भी हमें कॉन्फिडेंस रहना है। मैं मेरा इंटरव्यू का बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ, और मैं सब कुछ आपके साथ साझा करूँगा। सबसे पहले देखिए, अदर चैनलों पे डाल रखिए कि आपको कहाँ बैठाएंगे, कहाँ करेंगे, एंट्री क्या होगी, वो सब उन्होंने बता चुका है। जो मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू के में जो मेरे साथ हुआ, मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। सबसे पहले जैसे ही मैं एंट्री रूम में गया तो मेरे पैनल में 3 सदस्य थे। आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा जी और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। आई डोंट नो कि वो कहाँ से थे, किस यूनिवर्सिटी से, मुझे ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं है। तो जैसे ही मैं गेट पे गया तो मैंने अंदर आने के लिए उनसे मैं कम इन बोला। उन्होंने बोला और उन्होंने जाते मुझे सबसे पहले बैठने के लिए कहा। मैं बैठ गया। उसके बाद उनका पहला ही सवाल ये था कि उस दिन हुआ क्या था कि मैं जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसके एक दिन जस्ट पहले आईपीएल का फाइनल था। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं सुबह सुबह उठ के और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने पोस्ट देखी कि किसने मैच जीता है। तो उनका सबसे पहला सवाल ये था कि कल आईपीएल ख़त्म हुआ है, फाइनल में कौन विनर रहा है। तो किस्मत अच्छी थी मेरी कि मुझे याद भी था, मैंने सुबह सुबह मैं स्क्रॉल कर रहा था, देखा, तो मैंने बता दिया ये। उनका दूसरा सवाल मुझसे यही था कि आपकी कोई 3 खूबियाँ और खामियाँ बताइए। तो आपकी भी कुछ डिफरेंट हो सकती है, मेरी कुछ डिफरेंट हो, तो जो भी आपको लगे वो बताएं कि मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं, मेरे अंदर ये खामियाँ हैं। जो भी है, ये बेसिक चीज़ें हैं कि मैं भी क्यों पूछ सकता है, मुझसे पूछी गई थी जो मेरे साथ हुआ। तो मैंने जो खूबियाँ बताई कि मैं पॉजिटिव हूँ, हर चीज़ से, हर जगह से मतलब कुछ ना कुछ सीखने की, मतलब मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है, छोटा हो बड़ा हो, मैं हमेशा सीखने की फिराक में रहता हूँ और हमेशा मैं पॉजिटिव रहता हूँ, अपने आप को पॉजिटिव रखता हूँ। और कमियों में जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हूँ। इस प्रकार की मतलब जो भी आपकी हैं वो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो ये 2 मेरे से बिल्कुल बेसिक पूछे गए थे। तीसरा जो मुझसे पूछा गया कि आज कैंसर लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको क्या लगता है इसका मेन कारण? और सबसे तीसरा सवाल ये था कि आज कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है भारत में, तो उसका मेन रीज़न क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ हम कर रहे हैं आज हमारी खेती में, उन सब के कारण हो रहा है ये। और भी आप देख सकते हैं इस टाइप के सवाल, बाकी जो मुझसे पूछा गया मैं वही साझा करूँगा आपके साथ। तीसरी चीज़, तो ये 3 चीज़ें मुझसे बिल्कुल, क्या कहें कि जीके वाली पूछी गई थी या उस टाइम की पूछी गई थी। इसके अलावा मुझसे किसी प्रकार का कोई जीके से संबंधित सवाल नहीं पूछा गया कि मैं, मतलब जहाँ का मैं रहने वाला हूँ या जैसे मेरी स्टडी हुई है, ऐसा किस कोई नहीं पूछा गया। पर होपफुली आपको तैयार करना चाहिए। जहाँ आपका गृह जिला है वो
सेकंड चीज़, जहाँ से आपने पढ़ाई की है वो, अगर आप जॉब में हैं और जहाँ जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का भी आपको पता होना चाहिए, वहाँ का इतिहास या वहाँ की कोई फेमस चीज़ें कुछ भी हो सकती है, और ये आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक, कि हाँ इतना। और थोड़ा बहुत राजस्थान का हल्का हल्का ज्ञान होना चाहिए, जैसे इस टाइम कोई आपको लग रहा है कि कोई ऐसा चीज़ें चल रही हों, हाईलाइट हुआ हो। अब जैसे अभी थोड़े दिन पहले उदयपुर में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया है, तो ये इस प्रकार की कुछ चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, इवन नेशनल लेवल पे पता होनी चाहिए आपको, कि महाकुंभ चल रहा है क्या है, थोड़ा बहुत इस टाइप की जो हाईलाइट हो रखी है न्यूज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है, जीके में ज़्यादा घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि वहाँ आपकी जीके से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ आपका जो सबसे बड़ा रोल है वो आपके सब्जेक्ट का है। बस अगर आपने सब्जेक्ट में अच्छा कर लिया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो जीके आप कितनी बताए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना महत्व तो नहीं रखता, क्योंकि ऑल ओवर जो आपको वो पॉइंट करना चाहते हैं वो इसलिए करना चाहते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे, उससे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो फोकस पूरा का पूरा आपके सब्जेक्ट होना चाहिए। अब मैं आपको सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो मैंने फॉलो की थी, और होपफुली आप सबको भी करनी चाहिए। सबसे पहला ये कि आपको 11th-12th की क्लास का बेसिक पढ़ना है, बहुत बेसिक पढ़ना है, कहीं ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक से। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने खुद ने फॉलो किया था वो ये था कि मैंने बीएससी की किताबें बहुत अच्छे से पढ़ी थी। बीएससी की किताबें आपको जो अच्छी लगी वो करें। जो मेरे टाइम थी वो मैंने भागचंदानी को प्रायोरिटी दी थी केमिस्ट्री में, और आपको जो अच्छी लगे वो आप पढ़ सकते हैं, किसी भी एक आप सीबीएस ले सकते हैं, आरबीडी ले सकते हैं, भागचंदानी पर। मैं तो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो पर्सनली भागचंदानी के साथ ज़्यादा जाऊँगा, तो आप भागचंदानी की जो बीएससी की किताब हैं उनको पढ़ें। एडिशनल में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी पढ़नी है, कहीं दिक्कत नहीं है। पूरी पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा गहनता से अंदर ज़्यादा डीप जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पता होनी चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या काम मतलब क्या पता चलता है। एनएमआर से प्रोटॉन का पता चलता है, प्रोटॉन का एनवायरनमेंट का इस प्रकार का, आईआर से फंक्शनल ग्रुप, इस टाइप की चीज़ें याद होनी चाहिए कि किस स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या पता चलता है। सेकंड चीज़, आपको उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करती है। बस स्पेक्ट्रोस्कोपी दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, कि क्या बताता है, दूसरा कि उसका प्रिंसिपल क्या है, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट हो कैसे काम करता है, उसमें क्या ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। थर्ड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज के टाइम चल भी रही है, ग्रीन और नैनो केमिस्ट्री, इनका आपको पता होना चाहिए। जो भी है ग्रीन और नैनो का इस टाइम भी जो चल रहा है, बेसिक क्या है, क्यों ग्रीन से क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या है नैनो, क्या है, क्यों नैनो इतना मार्केट में चल रहा है, पता होना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ी है जो आपको ध्यान रखनी है। बीएससी की किताबें कंप्लीट पढ़नी है एज पर सिलेबस, कुछ टॉपिक हैं जो आपको इतना उनमें घुसने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज़, ग्रीन नैनो को आपको ढंग से पढ़ना है। थर्ड, स्पेक्ट्रोस्कोपी मोर देन सफिशिएंट है केमिस्ट्री में, ज़्यादा अंदर डीप जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। क्योंकि ग्रीन का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, आज ग्रीन बहुत ज़्यादा चल रहा है, और मेरे टाइम भी हुआ था, मुझसे जाते पूछा गया था ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, सस्टेनेबल केमिस्ट्री क्या है, तो मैंने ये बताया था। फिर ग्रीन से जस्ट वो नैनो पे आ गए कि नैनो में क्या होता है, नैनो क्या से काम है, ये है वो है। तो जो भी था इस प्रकार का, मतलब ग्रीन और नैनो से, मतलब मेरे सब्जेक्ट में घुसने में सबसे पहले ग्रीन और नैनो था मेरे, इसलिए मैं आपको इस पर करूँगा। क्योंकि ये जो चीज़ें ट्रेंड में होती हैं उनके बारे में अक्सर पूछते हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं या जो आरपीसी मेंबर होते हैं, तो आप ग्रीन नैनो जरूर पढ़े एक्स्ट्रा में। बाकी बीएससी की किताबें पढ़े, और स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल क्या बताता है और एप्लीकेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इंटरव्यू पे तो चर्चा हुई है कि ये आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए। सेकंड चीज़, पॉजिटिव रखना है एटीट्यूड, रेस्पॉन्स, कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको ना आती हो, पर आपका चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए कि ये तो घबरा गया, ऐसे नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता तो नहीं आता, इट्स ओके, इजीली सॉरी, सॉरी सर, सॉरी मैम, मैं इसको याद नहीं कर पा रहा, या मुझे याद नहीं है, आप इस प्रकार का भी कह सकते हैं। और मेरा इंटरव्यू लगभग 15 से 20 मिनट चला था, लगभग इतना ही था मेरा इंटरव्यू, 15 मिनट पर बहुत अच्छा हुआ था। और मेरे इंटरव्यू में मार्क्स 18 थे, शायद उन्हीं की बदौलत मेरी एक अच्छी रैंक आई थी। मैं आरपीएससी में 5th रैंक से सिलेक्शन हुआ था मेरा, और इंटरव्यू मेरे 18 नंबर थे। तो आप पॉजिटिव रहें, अभी से तैयारी करें, ज़्यादा अंदर ना घुसे। बीएससी की किताब स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्रीन नैनो पढ़ लें। उसके अलावा जो इस टाइम कोई ऐसा टॉपिक चल रहा हो जो चर्चा का विषय हो, नेशनल लेवल पे हो सकता है, राजस्थान लेवल पे, वो भी ज़रूर आप पढ़ें। और सब्जेक्ट मैंने ड्रेस कोड आपको बताया है, और मैंने आपको जो केमिस्ट्री में मुझे जो मेरा अनुभव था उस हिसाब से मैंने आपको बताया है।
और अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में वो बता देता हूँ जो मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में। मैंने बताया सबसे पहले मुझसे जाते ही जो है वो पूछा गया था कि आप में 3 खूबियाँ और तो क्रिकेट का पूछा गया था आईपीएल का। देन आप में 3 खूबियाँ और खामियाँ बताइए। तीसरा क्वेश्चन मेरा डायरेक्ट यही था कि कैंसर वाला। इन तीनों के बाद में डायरेक्ट सब्जेक्ट पे ले गए थे मुझे वो, और उनका यही था कि सस्टेनेबल केमिस्ट्री क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, इनके कितने प्रिंसिपल है। फिर मुझसे नैनो के बारे में जिक्र किया कि नैनो होती क्या है, कैसे मतलब नैनो में ऐसा क्या हो जाता है नैनो पे जाने पे कि हम उसको आज इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, इतना ट्रेंड में है, इतना चल रहा है। तो वो उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आप क्या पढ़ के आए हैं। तो जो भी आप पढ़ के जाएँ वो बताएं उनको कि मैं ये पढ़ के आया हूँ। जैसे मैंने सॉल्यूशन का जिक्र किया था, मेरा सॉल्यूशन शुरू से अच्छा रहा है 12th क्लास से ही, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज़ में। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ सॉल्यूशन। तो मुझसे पूछा गया सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, जो उसके प्रिंसिपल वगैरह हैं, उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, ये फिक्स है। जैसे सॉल्यूशन है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का जिक्र होता ही होता है हमेशा। तो इस प्रकार के सवाल कुछ चैप्टर में छिपे रहते हैं जो आपको पता होने ही चाहिए कि सॉल्यूशन का नाम आएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पूछेगा कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर उसके बाद मुझे कहा गया कि ठीक है आप जाइए बोर्ड पे और पढ़ाइए। तो मैं गया, मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। ध्यान रखें पढ़ाते टाइम बिल्कुल पॉजिटिव रेस्पॉन्स होना चाहिए, बिल्कुल सीधा लिखना और पॉजिटिव। मैंने जाते ही गया, मैं बोर्ड पे जाते मैंने लिखा सबसे पहले सॉल्यूशन और ब्रैकेट में लिखा इंजन। फिर मैं घूम करके उनकी तरफ देखा कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह सॉल्यूशन विलियन। सबसे पहले हम आगे जाएं चीज़ों में तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि विलियन होता क्या है। तो मैंने कहा, पहले मैंने देखा उनकी तरफ, डायरेक्ट लिखा नहीं बोर्ड पे, कि 2 या 2 से अधिक अवयवों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे विलियन कहा जाता है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। फिर मैंने कहा कि फिर मैं कहने लगा कि लिखने से पहले मैं आपको बताऊं कि समांगी क्या होता है। यानी अब पढ़ाने में आपको वो चीज़ें झलकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लिखते जा रहे हैं कि मेरे को अच्छा लिखना है, सीधा लिखना है। नहीं, आपको उनकी आंखों में डाल करके एक बार बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे आता है, मैं पढ़ा लूँगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो शायद मैंने तो विलियन की पूरी परिभाषा भी नहीं लिखी। विलियन लिखा, सॉल्यूशन लिखा और उसमें ये लिखा 2 या 2 से अधिक अवयवों का, वहीं रोक दिया उन्होंने। फिर कह दिया कि आप आ जाइए और बैठा लिया। फिर मुझसे स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछी गई, कौन सी स्पेक्ट्रो क्या काम करती है क्या नहीं करती। फिर चूंकि विलियन था तो विलियन में मुझसे पूछा गया सस्पेंडेड पार्टिकल वगैरह, इनको कैसे हम मतलब वाटर फिल्ट्रेशन वगैरह, ये जो मेथड थे वो पूछे गए। बेसिक्स हैं जो अपने बीएससी में कहीं ना कहीं किताबों में मिल जाएंगे, आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं इस प्रकार की। फिर थोड़ा बहुत मुझसे नेम रिएक्शंस पूछी गई कि इसका प्रोडक्ट क्या होता है, इसका रिएजेंट क्या काम में लेते हैं, इसका सबस्ट्रेट क्या होता है, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, ये कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या होता है। यानी जो ऑर्गेनिक का जो मैटर है वो मोस्ट ऑफ जो है वो नेम रिएक्शन तक ही सीमित है, मान के चलिए। कोई थोड़ा बहुत अगर आपसे ऊपर नीचे जाना चाहे तो बात अलग है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली वो नेम रिएक्शन से ही डील करते हैं। बाकी जो चीज़ें होती हैं एसिडिटी, बेसिसिटी, तो ये तो हमें पता होती है कि इंडक्टिव फैक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि मैं मानता हूँ कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचे तो ये आपको आती है, नो डाउट। फिर भी आप एक बार रिकॉल करके जाएँ कि इन छोटी गलतियों की वजह से कुछ रह ना जाए। बाकी ये तो बहुत बेसिक है, सब हो जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्त रहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ों को पढ़िए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट रहिए, कितने भी नंबर आए मस्त रहिए। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू दे के आ रहा था तो जैसे ही मैं आने के लिए उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, तो जैसे ही मैं गेट खोल रहा था तो मैडम ने मेरे को रोका कि रुकिए। जी मैडम, शायद पहले तो मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ ना कुछ अनकम्फर्टेबल हो गया होगा या मे बी कि कुछ हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेसन एडवांस में, आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। तो तभी फिर मैं बाहर निकलते मेरे अंदर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ गया था। मुझे पता चल गया था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है। नो डाउट मुझे बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि आपका इंटरव्यू डिसाइड कर देता है, आपको पता होता है कि हाँ सारी चीज़ें अच्छी हुई है। तो मैं वहीं कॉन्फिडेंट हो गया था कि मेरे बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि मुझे मैडम ने ही बोल दिया था, मंजू मैडम ने, कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भविष्य में ऐसे ही पढ़ाएंगे और इससे भी बेहतर करेंगे। मैंने कहा मैडम बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि मैं इससे भी बेहतर कर पाऊँ। तो ये चीज़ें पता चल जाती है, बहुत आसान है। आप इंटरव्यू का बिल्कुल भी ऐसे मार्केट से घबराएं ना कि ये होता है वो होता है, ऐसे कोई मतलब जो भी आप जानते हैं कि मार्केट में अफवाह उड़ती हैं, तो उनका पर ध्यान मत दीजिए। मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, लगे रहिए। 2-4 महीने कुछ नहीं है, बीएससी की किताबों को खंगाल दीजिए। कंटिन्यू पढ़ना है, चाहे 2 घंटे पढ़ें, ये ध्यान रखें। मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे पहली बीएससी की किताब पढ़नी है कंप्लीटली। सेकंड चीज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। और थर्ड वन इज स्क्रीन एंड नैनो। ये तीनों चीज़ आप कर लीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो आपका पीएचडी का टॉपिक हो वो तो आपको है ही, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो नो डाउट आपकी उसमें अच्छी पकड़ होगी, आपको होना भी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। एक्चुअली मैं जहाँ कॉलेज में हूँ, सांवरा जी कॉलेज में, मेरे पास यहाँ प्रिंसिपल का चार्ज है, तो बड़ा टिपिकल है कि मैं टाइम निकाल पाऊँ
यहाँ एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना के डाली है। एंड सॉरी मैं इंडिविजुअल सबका रिप्लाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि बार बार वही चीज़ें अलग अलग आदमी को बताना अच्छा है, लेकिन एक्चुअली मैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम नॉट बी एबल टू अटेंड एवरीवन्स कॉल और मैसेज, तो सो प्लीज़ आई एम सॉरी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ। थैंक यू।